हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यामी। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि आपको नेटवर्क थ्योरी के कोर्स में सबसे पहला मॉड्यूल है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो वही हम बेसिक कॉन्सेप्ट का मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे लेसन्स हैं। ये दिख रहे हैं आपको टोटल 8 तक। बाकी ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के बारे में, जैसे कि चार्ज, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड आरएलसी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी है चार्ज, करंट, इसका हम पूरा डेप्थ नॉलेज नहीं लेंगे, बेसिक नॉलेज लेंगे, ताकि हम इसे इम्प्लीमेंट कर सके किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो आज का लेक्चर होगा वो होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ये समझ लेते हैं कि नेटवर्क थ्योरी होता क्या है। नेटवर्क होता क्या है। तो नेटवर्क क्या है? इट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट दैट मे और मे नॉट हैव क्लोज पाथ। मतलब कि ये इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का कनेक्शन हो। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट क्या होता है? जैसे कि रेसिस्टेंस हो गया आपका, जैसे कि इंडक्टर हो गया आपका, जैसे कि कैपेसिटर हो गया। तो ये सब जितना भी है वो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है। तो अगर ये इसका इंटर कनेक्शन है, यानी कि हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे यहाँ से जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद अगर ये क्लोज पाथ बनता है तो भी ठीक, और नहीं बनता है तो भी ठीक। तो दोनों कंडीशन में ये क्या कहलाएगा? नेटवर्क कहलाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका? नेटवर्क, ठीक है। तो अगर नेटवर्क के बारे में कोई डेफिनेशन पूछे तो आपको क्या समझना है कि इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का इंटरकनेक्शन हो, और इसका पाथ क्लोज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बट सर्किट क्या कहता है? सर्किट कहता है कि इट इज ऑल्सो एन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। मतलब कि ये भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का इंटरकनेक्शन है, बट इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन क्लोज पाथ। इसके पास मिनिमम एक क्लोज पाथ होना चाहिए, ठीक है। और एक इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए। जैसे कि ये हो गया आपका वोल्टेज सोर्स, ठीक है। ये आपका वोल्टेज सोर्स हो गया, और ये आपका हो गया करंट सोर्स, ठीक है। तो ये दोनों में अगर कोई भी सोर्स अवेलेबल है किसी नेटवर्क में, और साथ ही साथ उसका पाथ क्लोज है, तो फिर वो सर्किट कहलाएगा, ठीक है। अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि ये एलिमेंट है आपका, ये भी एलिमेंट है, और दोनों का इंटर कनेक्शन यहाँ से आपको दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे आपका जो पाथ है, ये पाथ क्लोज नहीं है, ये पाथ क्लोज नहीं है। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन को वेरीफाई कर ही नहीं रहा है, तो इसलिए ये आपका नेटवर्क तो है, क्योंकि ये तो इंटरकनेक्शन है, बट ये आपका क्लोज पाथ नहीं है। तो क्लोज पाथ ना होने के कारण ये आपका सर्किट नहीं होगा। अब इसमें देख लेते हैं कि ये क्या है, नेटवर्क है या सर्किट है या दोनों है। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का कनेक्शन है, यानी कि ये तो नेटवर्क है, ठीक है। और अगर इसका क्लोज पाथ है तो हाँ, इसका क्लोज पाथ है, बट इसके में कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, जैसे कि वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स, ठीक है। तो कोई भी सोर्स नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये आपका सर्किट नहीं होगा, ये आपका सर्किट नहीं होगा। चलिए इसमें देख लेते हैं कि ये एलिमेंट का इंटर कनेक्शन है, ये आपका यहाँ पे दिख रहा है क्लोज पाथ है, और साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। मतलब कि ये सर्किट का पूरा कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है। इसके पास इंटर कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, साथ ही साथ इसके पास एक क्लोज पाथ है, और साथ ही साथ एक एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट सोर्स है। तो अगर ये पूरा वेरीफाई कर रहा है तो फिर आपका ये सर्किट कहलाएगा, ठीक है। ये सर्किट है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे नेटवर्क क्या होता है, सर्किट क्या होता है। एक समरी के रूप में फिर से मैं बता देता हूँ। नेटवर्क वो होता है जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का कनेक्शन हो, ठीक है। ये क्लोज पाथ हो भी या ना भी हो, दोनों कंडीशन में ये नेटवर्क कहलाएगा। बट सर्किट उसको बोलेंगे जो इंटर कनेक्शन भी हो, और साथ ही साथ क्लोज पाथ हो, और कोई एक वोल्टेज सोर्स हो इसमें, तो फिर ये क्या कहलाएगा? सर्किट कहलाएगा, ठीक है। ओके,
अब इसमें कंडीशन क्या है, कोई भी नेटवर्क को सर्किट होने के लिए, अगर कोई भी नेटवर्क है उसको सर्किट होना है तो वो कौन कौन सा कंडीशन उसके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले उसके पास क्लोज पाथ होना चाहिए। अगर कोई नेटवर्क है तो उसके पास अगर क्लोज पाथ है, और दूसरा अगर उसके पास कोई एक एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट सोर्स है, तो फिर वो नेटवर्क क्या कहला जाएगा, सर्किट कहला जाएगा। वो नेटवर्क सर्किट कहला जाएगा। ओके, ऑल द नोट में क्या है कि ऑल द सर्किट्स आर ऑलवेज नेटवर्क, मतलब सारे सर्किट नेटवर्क होते हैं। ऑब्वियस है, क्योंकि ये अगर सर्किट है तो इसमें तो इंटरकनेक्शन भी है एलिमेंट का, तो ये नेटवर्क है। बट वाइस वर्सा इज नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब कि इसका उल्टा सही नहीं है। वो तो आप समझ गए होंगे कि कैसे होता है। ठीक है, अगले वाले टॉपिक में देखते हैं इसमें कि चार्ज क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बोल रखा है कि चार्ज या जो भी करंट वोल्टेज पढ़ाएंगे, ये सब का डेप्थ नॉलेज नहीं लेना है। रिसर्चर तो बनना नहीं है, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमें बेसिक आइडिया लेना है। ठीक है, तो बेसिक आइडिया हम ले लेते हैं चार्ज क्या होता है। तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है, कूलम। आपको पता है, ये सब तो पढ़ना है, पहले ही इंटर में भी पढ़ना था और आप पढ़ चुके होंगे, इधर कुछ सेमेस्टर में भी पढ़ चुके होंगे, तो आपको इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, बस आप थोड़ा सा बेसिक आइडिया समझ लीजिए। ठीक है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्लस होता है, और इसका चार्ज का वैल्यू इतना होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, निगेटिव, और इसका चार्ज कितना होता है, इतना। ठीक है, 1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, ठीक है। करंट के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो करंट इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कि कोई भी जो चार्ज है उसका जितना रेट से फ्लो होता है उसी को हम करंट बोलते हैं। ठीक है, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है कूलम पर सेकेंड, और ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। ठीक है, तो आई का अगर वैल्यू पूछे, आई का फॉर्मूला पूछे, तो आपको क्या बताना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यानी कि आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ओके, वोल्टेज के बारे में देखते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्टेड फॉर द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो भी 1 कूलम चार्ज को जो भेजना होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, उसमें जितना भी एनर्जी वेस्ट होता है उस वेस्टेड एनर्जी को ही हम बोलते हैं क्या, वोल्टेज। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम, और इसका एक और यूनिट होता है वोल्ट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हुआ वोल्ट का फॉर्मूला हुआ डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, अगले वाले टॉपिक में देख लेते हैं। तो पावर पढ़ते हैं। तो पावर क्या है कि इट इज द रेट ऑफ परफॉर्मिंग द वर्क, और मतलब कि जितना भी ये वर्क को परफॉर्म कर रहा है, जितने भी रेट से ये परफॉर्म कर रहा है वर्क को, उसको हम बोलते हैं क्या, पावर। पावर का यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, या फिर होता है वाट, या फिर होता है वोल्ट एम्पियर। ठीक है, तो आपको ये यूनिट याद रखना है। बेसिकली इसका कोई काम नहीं है कहीं भी एग्जाम में, खासतौर पर गेट ईएससी में, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आता है तो उसमें बेसिकली किसी जेईई में पूछ लेता है। ठीक है, साथ ही साथ चलिए अब देख लेते हैं ये वाला कि ये पावर P बराबर डी डब्ल्यू बाई डी टी होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, P बराबर डी डब्ल्यू बाई डी टी। नॉर्मली आप याद कर सकते हैं पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। ठीक है, बट अगर वो वेरिएबल हो वर्क विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, अगर आपको और कन्वर्ट करना है इसको वोल्टेज और करंट के बीच में, तो आप पावर को वोल्टेज और करंट के बीच में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको क्या करना है, डी डब्ल्यू बाई डी टी को लिखना है, उसके बाद डी डब्ल्यू को डी क्यू से मल्टीप्लाई करना है और डी क्यू से डिवाइड करना है। ये देखिए यहाँ पे डी क्यू से डिवाइड हुआ, डी क्यू से मल्टीप्लाई भी हुआ, और वापस वो डी टी लिख दिए। तो फिर डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, जैसा कि पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि वोल्टेज होता है, और डी क्यू बाई डी टी अभी जस्ट पढ़ा हमने कि आई टी होता है, मतलब आई होता है। तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू टाइम। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू टाइम, ये याद रखिएगा। ओके, चलिए एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। एनर्जी क्या होता है, इट इज द कैपेबिलिटी टू डू द वर्क, मतलब जो भी वर्क करने का कैपेबिलिटी है उसको हम बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, तो इट इज इसका यूनिट क्या होता है, जूल, या फिर होता है वाट पर आर। ओके, सॉरी, वाट आर। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला हुआ, फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, W इज इक्वल टू लिमिट्स T1 टू T2 PT इंटू डी टी। ठीक है, तो dt एक टाइम हो गया, वेरिएबल टाइम हो गया, PT मतलब पावर हो गया, और टाइम T1 से लेकर टाइम T2 तक इसको इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो ये आपका हो गया एनर्जी। ओके, आगे देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अब यहाँ से होता है आपका शुरू, कंसेप्ट ऑफ पावर। पावर का कंसेप्ट क्या है नेटवर्क में, ये अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि इससे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं और आप
मैं नहीं चाहता कि आपको वो क्वेश्चन छूट जाए, तो आपको ये अच्छे से समझना, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ पावर क्या होता है। तो ए नेटवर्क हैविंग एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट सोर्स, मतलब किसी भी नेटवर्क में अगर एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, जैसे कि एक या तो वोल्टेज सोर्स और या फिर दूसरा करंट सोर्स, ठीक है। तो कोई भी अगर इंडिपेंडेंट सोर्स एक है और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क लाइक आरएलसी, मतलब आरएलसी अगर है, तो फिर उसके कंसेप्ट के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वो पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर डिलीवर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक नोट में याद रखिएगा कि आरएलसी मतलब रेसिस्टेंस, एल मतलब इंडक्टर एंड सी मतलब कैपेसिटर। तो अगर तीनों में से कोई भी एलिमेंट रहेगा तो वो ऑलवेज ऑलवेज क्या करेगा, वो पावर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ओके। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, मान लीजिए कि ये एक एलिमेंट है, वो कुछ भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, एल भी हो सकता है या सी भी हो सकता है, और इस पे चार्ज है आपका इधर प्लस और इधर क्या है माइनस, ठीक है। मान लीजिए कोई करंट सोर्स आ रहा है इधर की ओर से, ठीक है, वो इंटर कहाँ कर रहा है, प्लस में। अगर कोई करंट सोर्स प्लस में एंटर करे, कोई भी करंट प्लस में एंटर करे और माइनस से एग्जिट कर जाए, माइनस से एग्जिट कर जाए और प्लस से एंटर करे, ठीक है, तो फिर वो जो उसका नेचर होगा वो एब्जॉर्बिंग पावर होगा। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से न्यूमेरिकल अच्छे से आते हैं, ओके। तो अगर फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि अगर कोई करंट सोर्स पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहे हैं और निगेटिव टर्मिनल से आउट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो वो पावर क्या करेगा, वो एलिमेंट वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई एलिमेंट है, वो एलिमेंट में अगर जो करंट है वो करंट निगेटिव में एंटर कर रहा है और पॉजिटिव से निकल रहा है, तो उसका नेचर क्या होगा, डिलीवरिंग पावर, पावर को क्या करेगा, वो डिलीवर करेगा, ओके। तो कुछ ये नोट्स है, ये नोट्स आपको ध्यान में रखना है। जैसे एब्जॉर्बिंग पावर के बारे में देख लेते हैं। करंट एंटर करेगा पॉजिटिव में और आउट करेगा कहाँ से, निगेटिव से, ठीक है। तो वो उसका नेचर कैसा होगा, एब्जॉर्बिंग पावर, ओके। अगर करंट इंटर करेगा निगेटिव टर्मिनल में और आउट कर रहा है पॉजिटिव से, तो अगर पॉजिटिव से निकल रहा है, ये रहा आपका पॉजिटिव और ये रहा आपका निगेटिव, अगर पॉजिटिव से निकल रहा है और निगेटिव में एंटर कर रहा है, तो फिर ये आपका डिलीवरिंग पावर हो जाएगा, ठीक है। बट अगर पॉजिटिव में एंटर कर रहा है और निगेटिव से निकल रहा है, तो फिर वो हो जाएगा एब्जॉर्बिंग पावर, ओके। चलिए रेसिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इट ऑलवेज डिसिपेट्स द एब्जॉर्ब पावर इन द फॉर्म ऑफ हीट, मतलब जब भी रेसिस्टेंस अगर पावर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो जब इसको डिसिपेट, क्योंकि वो पावर रखता है तो फिर डिसिपेट भी करता है, तो पावर जब भी वो डिसिपेट करेगा तो वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट करेगा, ठीक है, हीट के फॉर्म में, ओके। इंडक्टर के बारे में देख लेते हैं। तो इट स्टोर्स द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इनटू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये एनर्जी को हमेशा स्टोर करता है। मान लीजिए कि ये इंडक्टर है, ये आपका वोल्टेज सोर्स है, तो और ये सर्किट क्लोज है, मान लीजिए इसका 5 वोल्ट का वोल्टेज है और ये करंट आपका इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो इंडक्टर है, ये इंडक्टर आपके करंट को एब्जॉर्ब करके ये पूरे के पूरे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और किस फॉर्म में रखेगा वो अपने आप को, एनर्जी को, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, ठीक है। और ये कभी भी हीट एनर्जी के रूप में डिसिपेट नहीं करता है। कैपेसिटर क्या करता है, तो कैपेसिटर आपका जैसे ये रहा कैपेसिटर, और ये कैपेसिटर में आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, और ये वोल्टेज मान लीजिए 6 वोल्ट है, और आपका ये सी कैपेसिटर है, ये भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, बट किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो याद रखिए कैपेसिटर है तो ये फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एब्जॉर्ब करेगा, और अगर इंडक्टर है तो आपको ये मैग्नेटिक फील्ड में एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इंडक्टर भी और कैपेसिटर भी, बट इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड एब्जॉर्ब करेगा इंडक्टर एनर्जी को, और ये कैपेसिटर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। दोनों याद रखें कि कभी भी डिसिपेट नहीं करता है एनर्जी, हीट एनर्जी के फॉर्म में, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। पावर कंजर्वेशन, पावर कंजर्वेशन जैसा कि एनर्जी कंजर्वेशन आपने पढ़ा है, वैसे ही पावर कंजर्वेशन है। फिर से एक बार बेसिक समझ लेते हैं। ये रहा आपका एक्स कोई एलिमेंट है, उस एक्स एलिमेंट में इधर प्लस साइन, इधर माइनस साइन, और यहाँ से आपका करंट आ रहा है। अगर करंट प्लस में इंटर कर रहा है तो बताइए वो कौन सा नेचर होगा उसका, एब्जॉर्बिंग नेचर, ओके। अगर कोई एलिमेंट है और वो माइनस वाले साइन पे करंट इंटर कर रहा है तो उसका नेचर कैसा होगा, डिलीवरिंग इन नेचर, ओके। तो नॉर्मली हम मान लेते हैं, अब आप कुछ भी मान सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव उल्टा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नॉर्मली हम मान लेते हैं कि अगर वो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका साइन क्या होगा,
पॉजिटिव, और अगर वो पावर डिलीवर कर रहा है निगेटिव। याद करने के लिए आप तो समझ ही सकते हैं कि अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है इसका मतलब उसके पास पावर जमा हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, वो इकट्ठा कर रहा है, तो होगा पॉजिटिव। और डिलीवर कर रहा है मतलब उसका धीरे धीरे पावर घटता जा रहा है, इसलिए उसको क्या होगा, निगेटिव। आप उल्टा भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बट नॉर्मली आप ये याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, अकॉर्डिंग टू पावर कंजर्वेशन क्या बोलता है कि टोटल समेशन ऑफ एब्जॉर्ब पावर इज इक्वल टू टोटल समेशन ऑफ डिलीवर्ड पावर। याद रखिएगा, टोटल समेशन ऑफ एब्जॉर्ब पावर इज इक्वल टू टोटल समेशन ऑफ डिलीवर्ड पावर इन एनी सर्किट। ठीक है, ये आपस में इक्वल होता है, यानी पावर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू पावर डिलीवर्ड। अच्छा, ये बीच में ये जो माइनस साइन है ये क्यों है? माइनस साइन इसलिए है क्योंकि ये डिलीवरिंग ही नेचर है। कहने का मतलब कि यहाँ जो साइन माने थे डिलीवरिंग, उस लिए है। ठीक है, तो आपको अब ये टोटल यहाँ पावर कितना हो जाएगा, समेसन 0। कैसे? क्योंकि P, मान लीजिए यहाँ पे P एब्जॉर्ब है और ये माइनस वाला जो साइन है ये वाला आपका, ये वाला आएगा इस साइड, तो माइनस से हो जाएगा प्लस, तो P डिलीवर्ड हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। और इस दोनों का समेसन, एब्जॉर्ब्ड प्लस डिलीवर्ड का टोटल का समेसन, इसको क्या बोलेंगे हम, P टोटल, जिसको समेशन हो जाएगा कितना, 0। तो यही इक्वेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि P टोटल इज इक्वल टू 0। तो पावर कंजर्वेशन में आपको याद रखना है कि टोटल समेशन ऑफ एब्जॉर्ब पावर इज इक्वल टू टोटल समेशन ऑफ डिलीवर्ड पावर। यही आपका है, आगे जाके आपको अच्छे से और समझ में आएगा, फिलहाल के लिए इतना याद रखिए। ठीक है, याद रखिए नोट में क्या कह रहा है कि वाइल कैलकुलेटिंग द टोटल पावर, अगर हम किसी चीज का टोटल, किसी नेटवर्क का टोटल पावर निकाल रहे हैं, देन ऑलवेज यूज वन फॉर्म ऑफ पावर। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए ये सर्किट है, ठीक है, अब ये रेसिस्टेंस है कि यहाँ लगा है, ये मान लीजिए कि इंडक्टर लगा है, यहाँ एक वोल्टेज सोर्स है और ये आपका सर्किट क्लोज हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए 5 ओम है, ये 6 वोल्ट है और ये 3 मिली हेनरी है। ठीक है, या वही मिली हेनरी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर आपको निकालना होगा पावर, तो पावर निकालने के लिए आप या तो पूरे सर्किट, ये भी पावर एब्जॉर्ब करेगा, ये भी पावर एब्जॉर्ब करेगा, तो पावर जब भी, अब मान लीजिए कि करंट इधर से कोई ऐसा इस तरह का हो रहा है कि इधर प्लस माइनस साइन आ गया और इधर भी प्लस माइनस साइन आ गया। ठीक है, तो अगर इधर करंट ले रहा है तो आपको ये हो जाएगा एब्जॉर्बिंग, और यहाँ पे अगर करंट, सपोज डेट कि इधर से करंट अगर जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका डिलीवरिंग। तो ऐसा ना करें कि इसका डिलीवरिंग का इक्वेशन लिखें और इसका एब्जॉर्बिंग का, और इक्वेशन का समेशन बराबर 6 वोल्ट लिख दें, ऐसा कुछ ना करें। तो आपको करना क्या है कि जब भी फॉर्म बनाना है, किसी का भी इक्वेशन लिखना है पावर का, तो आप एक फॉर्म में लिखें, यानी कि पूरा का पूरा या तो एब्जॉर्ब पावर में लिखें या फिर पूरा का पूरा डिलीवर पावर में लिखें। आपको बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, साइन को अपोजिट करना है। अगर प्लस साइन है, आपको एब्जॉर्ब में लिख रहे हैं और किसी का डिलीवर आपको दिखा रहा है या डिलीवर का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपका साइन उसका वहां पे अपोजिट कर दीजिए। मान लीजिए डिलीवर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 5, ठीक है, तो 5 आपका प्लस में है, तो आपको एब्जॉर्ब में इक्वेशन लिखना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन पलट दो तो माइनस में हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये आपका एब्जॉर्बिंग के फॉर्म में आ गया। ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्बिंग, अगर आपको डिलीवर को एब्जॉर्बिंग करना है तो माइनस साइन लगा दीजिए, तो आपको पलट जाएगा, आपका उस वाले फॉर्म में आ जाएगा, एब्जॉर्ब के फॉर्म में। ठीक है, तो आप, उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए आगे समझते हैं। इंडक्टर क्या होता है? वाइल एब्जॉर्बिंग और डिलीवरिंग पावर, मतलब कि पावर, मान लीजिए कि इंडक्टर पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, यहाँ से वोल्टेज सोर्स से पूरा का पूरा एनर्जी क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब एब्जॉर्ब कर लिया, ये पूरा इसका वोल्टेज 0 हो गया, तो फिर ये क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, यानी डिलीवर करेगा पावर को। तो इस कंडीशन में वाइल एब्जॉर्बिंग और डिलीवरिंग पावर, इंडक्टर नेवर चेंज इट्स करंट डायरेक्शन बट इट्स वोल्टेज पोलरिटी चेंज। कहने का मतलब इसका करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। सपोज दैट कि ये वोल्टेज है, ये आपका करंट इधर से आ रहा है और इधर इसमें इंटर करेगा। ठीक है, इंटर करने के बाद ये वोल्टेज, अपना पूरा वोल्टेज डिस्चार्ज हो चुका और ये पूरा एनर्जी स्टोर कर चुका है इंडक्टर। उसके बाद क्या होगा कि इसका करंट का डायरेक्शन चेंज कभी नहीं होगा, कभी नहीं, लेकिन इसका पोलरिटी जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ये पोलरिटी चेंज हो जाएगा जब ये पावर को डिलीवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे था प्लस साइन और माइनस साइन नीचे, अब हो जाएगा माइनस साइन ऊपर और प्लस साइन नीचे, और करंट का डायरेक्शन आपका यही रहेगा, यही। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी वाइल एब्जॉर्बिंग एंड डिलीवरिंग पावर, जब भी पावर एब्जॉर्ब हो या डिलीवर हो, तो इंडक्टर कभी भी अपने करंट के डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है,
और सिर्फ ये क्या चेंज करता है, वोल्टेज के पोलैरिटी को चेंज करता है, यानी कि प्लस माइनस था तो अब हो जाएगा माइनस प्लस। ठीक है, ओके। अब ये वाले में समझ सकते हैं हम कि ये आपका करंट इधर गया तो ये आपका माइनस है और ये प्लस है। इस सेम एग्जांपल आपको दिखाया गया, यहाँ प्लस था माइनस था, यहाँ क्या हो गया माइनस और प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आर क्या है, एब्जॉर्बिंग है और डिसिपेटिंग है। आर क्या करता है, पहले तो पूरा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और फिर वो हीट के फॉर्म में वो एनर्जी को क्या करेगा, डिसिपेट करेगा, बता चुके हैं मैंने। लेकिन एल जो क्या करेगा, वो हमेशा एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि पूरा यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया, इसका मतलब कि वोल्टेज जीरो हो गया। शॉर्ट कहने का मतलब वोल्टेज यहाँ पे जीरो हो गया, पूरा का पूरा वोल्टेज सोर्स डिस्चार्ज हो चुका है और पूरा का पूरा इंडक्टर चार्ज हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे जैसे आर है, यहाँ भी सेम काम करेगा, एब्जॉर्बिंग करेगा यानी एब्जॉर्ब करेगा पावर को और फिर हीट के फॉर्म में वो डिसिपेट करेगा। बट इंडक्टर का काम यहाँ बदल गया। इंडक्टर अब क्या कर रहा है कि जितना भी इस वोल्टेज से वोल्टेज कंज्यूम कर चुका है पावर को, अब ये पावर कंज्यूम करने के बाद ये अब डिलीवर करेगा, पावर को डिलीवर करेगा। तो डिलीवर करेगा तो करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा। करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि जैसे पहले था ये वाला वैसे ही अब भी रहेगा। बट इसका पोलरिटी यहाँ प्लस और माइनस था तो अब हो जाएगा माइनस और यहाँ प्लस, पोलरिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि पोलरिटी चेंज हुआ। अब यहाँ प्लस था, प्लस में इंटर कर रहा था तो एब्जॉर्ब था, बट अब यहाँ पे करंट इंटर कर रहा है कहाँ, माइनस में, पोलरिटी तो चेंज हो गया। अब चेंज होने के कारण ये करंट कहाँ है, माइनस में इंटर कर रहा है। तो माइनस में इंटर कर रहा है, इसका मतलब ये बता चुका है मैंने कि ये क्या करेगा, पावर को डिलीवर करेगा। क्योंकि अगर प्लस में इंटर कर रहा है तो फिर वो पावर को एब्जॉर्ब करता है, और अगर माइनस में इंटर कर रहा है तो फिर वो पावर को क्या करता है, डिलीवर करता है। वही चीज़ है, मैंने बता रखा है। ठीक है, ओके। कैपेसिटर के बारे में जान लेते हैं कि वाइल एब्जॉर्बिंग और डिलीवरिंग पावर को जब हम एब्जॉर्ब या डिलीवर करते हैं, जो भी करते हैं कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर नेवर चेंजेस इट्स वोल्टेज पोलरिटी। मतलब जस्ट इंडक्टर का उल्टा है। इंडक्टर क्या करता था कि करंट के डायरेक्शन को बदलता नहीं था बट पोलरिटी चेंज करता था। लेकिन इसमें क्या है कि करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है बट पोलरिटी सेम है। ओके, तो आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इंडक्टर का याद कर लो, कैपेसिटर उसका अपोजिट कर देना। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे ये काम कर रहा है। तो क्या हुआ कि ये वोल्टेज अपना वोल्टेज आई के थ्रू इसको दे रहा है। ठीक है, तो ये भी पावर को एब्जॉर्ब करेगा, ये भी पावर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा पावर। लेकिन आर का क्या नेचर है कि पावर हमेशा एब्जॉर्ब करेगा और फिर ये हीट के फॉर्म में एनर्जी को डिसिपेट कर देगा। बट एल अभी इस टाइम क्या कर रहा है, इंडक्टर अभी इस टाइम क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि करंट आई को कंज्यूम करके वो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद जैसे ये वोल्टेज पूरा जीरो हो गया, पूरा एनर्जी इसके पास चला गया। ठीक है, तो ये वोल्टेज जीरो हो गया। जीरो का मतलब हम बोल सकते हैं शॉर्ट हो गया। ठीक है, वोल्टेज जीरो का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे शॉर्ट हो गया। तो अब आप देख सकते हैं क्या हुआ कि इंडक्टर रेसिस्टर का अभी भी वही काम है कि एब्जॉर्ब किया और फिर डिसिपेट कर रहा है हीट को। ठीक है, एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर रहा है। मतलब आर का काम सेम है, आर का काम यहाँ पे सेम है। ठीक है, बट यहाँ एल जो है ना, ये एल का काम अब यहाँ बदल गया। यहाँ पे पहले क्या कर रहा था कि एनर्जी को, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था। अब क्या कर रहा है कि पूरा एब्जॉर्ब करने के बाद ये अब अपना एनर्जी डिलीवर करेगा, पावर को डिलीवर करेगा। लेकिन डिलीवर कैसे किया ये बताइए। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा बट पोलरिटी, वोल्टेज का पोलरिटी सेम रहेगा। देखिए वोल्टेज का पोलरिटी प्लस माइनस यहाँ भी है और प्लस माइनस यहाँ भी है, मतलब सेम है। लेकिन करंट इसमें यहाँ पे इंटर हो रहा था, अब क्या हो रहा है, आउट हो रहा है रेसिस्टर से या फिर कैपेसिटर से। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्लस से निकल रहा है। क्या हो रहा है, प्लस से निकल रहा है। तो प्लस से अगर निकल रहा है कोई, तो उसका मतलब होता है कि डिलीवरिंग इन नेचर। हमने बता रखा है कि अगर प्लस से निकले तो डिलीवरिंग, ठीक है, डिलीवरिंग, और अगर माइनस से निकले तो एब्जॉर्बिंग। ठीक है, मतलब उल्टा है। आप ये समझ सकते हैं, एक ही याद कीजिए कि प्लस में इंटर करे तो एब्जॉर्बिंग, ठीक है, और अगर निगेटिव में इंटर करे
तो फिर आप क्या कर सकते हैं, डिलीवरिंग। ओके, यही फंडा है। तो आपको इंडक्टर और कैपेसिटर में बस यही फर्क है कि यहाँ पे वोल्टेज जब पूरा डिस्चार्ज हो गया तो इंडक्टर कर रहा था कि अपना करंट का डायरेक्शन सेम रख रहा था, बट वोल्टेज पोलैरिटी चेंज कर रहा था। कैपेसिटर क्या कर रहा है कि करंट का डायरेक्शन ही अपोजिट हो गया, बट वोल्टेज पोलैरिटी सेम है। ठीक है, बस यही फंडा है दोनों के बीच में। ये बेसिक था, ये आप समझ गए। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो थोड़ा बेसिक है उसे समझने के लिए, एब्जॉर्बिंग और डिलीवरिंग वाले पावर को समझने के लिए। ओके, पहला क्वेश्चन है कि एक वोल्टेज सोर्स है जिसका वोल्टेज का वैल्यू है 12 वोल्ट और इसका करंट है वो आ रहा है कितना, 3 एम्पियर का। तो अगर हमको पावर निकालना है तो पावर कैसे निकालेंगे, पावर इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है V इंटू आई। अब V कितना है 12 और I कितना है 3, तो 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36 वाट। 36 वाट, लेकिन इसका नेचर क्या होगा, एब्जॉर्बिंग होगा या डिलीवरिंग होगा, वो कैसे हम निकालेंगे, साइन से। कि अगर ये साइन प्लस में इंटर कर रहा है, ये कहाँ इंटर कर रहा है, ये प्लस साइन है और प्लस में करंट आ रही है, तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर प्लस में इंटर हो रहा है तो एब्जॉर्बिंग होगा। बट अगर हमको डिलीवरिंग निकालने के लिए एग्जाम में बोल दे या फिर किसी कंपिटिटिव एग्जाम में बोल दे कि आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चंस और आपको निकालना है डिलीवरिंग, तो डिलीवरिंग निकालने के लिए आपको यहाँ पे माइनस लगाना है, बस साइन को अपोजिट कीजिए तो एब्जॉर्बिंग से आ जाएगा डिलीवरिंग नेचर में। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन में देखते हैं कि ये वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है और ये आपका करंट -2 एम्पियर है, वोल्टेज -12 वोल्ट है। क्या करेंगे, P इज इक्वल टू वी आई फॉर्मूला लगाएंगे। P इज इक्वल टू वी आई में V रख दिए, I रख दिए, दोनों माइनस माइनस के साथ वैल्यू पुट करेंगे तो आपका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 24 वाट हो गया। ओके, बट एब्जॉर्बिंग है या डिलीवरिंग कैसे निकालेंगे, तो करंट आ रहा है पॉजिटिव के साइड, तो अगर पॉजिटिव में इंटर करता है तो वो एब्जॉर्बिंग होगा, और अगर डिलीवरिंग निकालना हो तो उसका साइन अपोजिट कर देंगे तो वो डिलीवरिंग निकल जाएगा। ओके, ठीक है। तीसरा देखते हैं कि ये करंट सोर्स है, ये कैसा सोर्स है, करंट सोर्स है, और इस पे इसका टर्मिनल है इधर प्लस और इधर क्या है माइनस। तो ध्यान से देखिए कि इसका पावर निकालने के लिए हम तो फॉर्मूला तो लगाएंगे ही, जिसमें वैल्यू है वोल्टेज का 6 और करंट का है 3, तो गुना कर देंगे तो 18 वाट। बट हमें क्या फाइंड करना है कि डिलीवरिंग है या एब्जॉर्बिंग है। तो ये देखिए ये करंट जा रहा है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ठीक है। अब ये ऊपर की ओर जा रहा है तो कहाँ से निकल रहा है, प्लस से निकल रहा है, ये जो है यहाँ प्लस है, ठीक है। तो ऊपर की ओर जा रहा मतलब प्लस से निकल रहा है, तो प्लस से निकलने का मतलब है कि डिलीवरिंग है, ठीक है। तो अगर एब्जॉर्बिंग निकालना होगा क्या कर देंगे, साइन अपोजिट कर देंगे तो एब्जॉर्बिंग हो जाएगा। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्या कह रहा है कि यहाँ 220 वोल्टेज का है, 220 वोल्टेज, तो 220 वोल्टेज का और करंट का वैल्यू है 4 एम्पियर। तो आपको प्लस यहाँ है, यहाँ माइनस है, तो आपको ध्यान देना है कि ये प्लस साइन में इंटर कर रहा है या आउट कर रहा है। आपको क्या करना है, ये है प्लस और प्लस से आ रही है करंट और निगेटिव ये है, तो आपका निगेटिव से निकल रही है करंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पॉजिटिव में इंटर हो रहा है, तो पॉजिटिव में इंटर हो रहा है इसका मतलब कि ये क्या है, आपका एब्जॉर्बिंग इन नेचर, ठीक है। बाकी तो वैल्यू हम पुट कर देंगे वोल्टेज का और करंट का मल्टीप्लाई करके। अच्छा, तो एब्जॉर्बिंग हो गया। डिलीवरिंग निकलेंगे कैसे, वो हम साइन अपोजिट कर देंगे, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा तो डिलीवरिंग निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इक्वेशन याद रखना है नोट में कि P टोटल इज इक्वल टू P एब्जॉर्ब्ड प्लस P डिलीवर्ड, टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड प्लस टोटल पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू टोटल पावर, ठीक है ना, टोटल पावर। अगर ये इफ नॉट इक्वल टू 0 देन सर्किट इज नॉट वैलिड, मतलब कि इसका समेशन, ये दोनों का समेशन यानी कि P एब्जॉर्ब प्लस P डिलीवर्ड का समेशन अगर 0 नहीं आता है तो समझिए कि वो सर्किट वैलिड नहीं है, क्योंकि हमें पता है पावर कंजर्वेशन से कि जितना भी एनर्जी अगर एब्जॉर्ब होगा उतना ही क्या होगा, डिलीवर होगा। तो अगर उतना दोनों आपस में इक्वल नहीं है यानी उसका समेशन 0 नहीं होता है, इसका मतलब सर्किट क्या है, वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपको लगता है कि किसी दोस्त को आपको ये ज़रूरी है पढ़ने के लिए, वो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से कहीं से बिलोंग करते हैं तो फिर उन्हें ज़रूर शेयर करें और ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आगे बहुत सारे आने वाली हैं। तो हम बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं
अगले वीडियो में।